आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अब क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है तो मैं भी थोड़ी सी क्रिकेटमयी हो गई हूँ। आपको 2011 का मैच याद है, वर्ल्ड कप वाला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी ने जो 6 मारा था आखिर में, याद है आपको वो विनिंग शॉट? अब क्योंकि धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनको ट्रिब्यूट देने की सोची गई और खोजा गया कि एग्जैक्टली किस जगह पर वो बॉल पेवेलियन में बैठे दर्शकों के पास गई, किसे उसने लपका। आप हैरान होंगे कि उन शख्स को पहचान भी लिया गया है और वो बॉल भी मिल गई है जिसे उन्होंने अपने घर के शोकेस में रख रखा है। वो टिकट भी ढूंढ लिया गया है, उसे भी उन्होंने लेमिनेट करा कर लगाया हुआ है। सीट नंबर अब मालूम हो गया है। इस सीट को अब धोनी के नाम से रिजर्व किया जाएगा। कहने की बात सिर्फ ये है कि ढूंढने से तो क्रिकेट की बॉल भी मिल जाती है और उस बॉल को पकड़ने वाला भी मिल जाता है। तो कोरोना वायरस का इलाज कौन सा मुश्किल होगा? ढूंढते रहेंगे, तलाशते रहेंगे तो एक दिन मिल ही जाएगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मगर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, कोरोना कवरेज लेकर, जहां हम बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी उम्मीद और विज्ञान की बातें करते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या डेंगू होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कोरोना से बचा सकती हैं हमें। इसके बाद हम आपको बताएंगे वो गाइडलाइंस जो अब हर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को फॉलो करनी होगी भारत में। और भारत में किन राज्यों ने किया है कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों का सामना, इस पर एक एनालिसिस करेंगे। कोरोना से लगातार जंग लड़ रहे एक कोरोना वॉरियर से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 56 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,085 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से अब तक 9.25 लाख लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र को तय समय से पहले खत्म करने का फैसला किया है। तय समय के अनुसार मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वे मेडिकल निगरानी या आइसोलेशन में हैं, उन्हें क्लैट 2020 परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई के नायर अस्पताल, जो कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल है, वहां बारिश के बाद बुरी तरह से पानी भर चुका है, जिससे स्टाफ और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केरल सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए सभी सरकारी ऑफिस और पीएसयू में कार्य करने के लिए कर्मचारियों की 100% उपस्थिति की अनुमति दे दी है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में इन हाउस भोजन की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से लौटने वाले या केरल जाने वाले सभी लोगों को 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। उत्तराखंड सरकार ने टूरिस्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने भी अपने बॉर्डर्स टूरिस्ट के लिए खोल दिए हैं। हालांकि हिमाचल में 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जो अभी तक बंद हैं। चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर ली मेंगयान ने दावा किया है कि चीन सरकार को संक्रमण के फैलाव के बारे में जानकारी थी और WHO भी इसका हिस्सा है। अमेरिका का FDA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए नए और कड़े नियम लागू करने जा रहा है। स्पुतनिक 5 के बाद रूस दूसरा कोविड-19 वैक्सीन 15 अक्टूबर तक बना देगा। मैक्सिको और कोस्टा रिका के बीच होने वाला फ्रेंडली फुटबॉल मैच रद्द कर दिया गया है और ब्राजील के फुटबॉल फैंस अब स्टेडियम में मैच देखने जा सकेंगे। हाँ, इनकी संख्या लेकिन सरकार लिमिटेड रखेगी। देखिए, बारिशें लौट गई हैं, मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। संस्कृत का एक बढ़िया श्लोक है इन मच्छरों के लिए मेरे पास। कमले कमला शेते, हरह शेते हिमालये, क्षीराब्धौ च हरिः शेते, मन्ये मत्कुण शंकया। यानी लक्ष्मी सोती हैं कमल पर, शिव हिमालय पर, विष्णु क्षीर सागर में। शायद इसलिए क्योंकि इन सब को मच्छरों का डर है। अब देखिए ना, इधर मच्छर आए उधर डेंगू भी आ गया। कोरोना वायरस का प्रकोप तो चल ही रहा है। ब्राजील में स्टडी की गई है जिसमें वायरस के प्रसार और डेंगू बुखार के पिछले प्रकोपों में एक लिंक पाया गया है।
जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी के संपर्क में आने पर कोविड-19 के खिलाफ कुछ स्तर तक एंटीबॉडी बना सकती है। मतलब अगर सरल भाषा में आपको समझाएं तो आपको डेंगू हो गया है तो आपके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब क्योंकि ये अध्ययन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि इस पर एक डॉक्टर से बात कर ली जाए। हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की डॉक्टर कीर्ति सबनीस से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में कंसल्टेंट हैं और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। और खुशबू ने उनसे पूछा कि आखिर इस नई खोज में कितनी संभावना है। देखिए, कैसा है कि अभी ये कोरोना वायरस नया है और इसके लिए जो भी रिसर्च आता है, ये सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डेंगू की बुखार की वजह से एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि इसके वजह से थोड़ा स्टडीज रिसेंटली पब्लिश हुआ था, इसीलिए ये सब डिस्कशन चालू हो गया। लेकिन जो हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है और वो क्रॉस जिसको बोलते हैं रिएक्टिव, मतलब मुझे डेंगू हुआ, मुझे कोरोना हुआ तो मुझे डेंगू का एंटीबॉडीज बॉडी में पॉजिटिव आ सकता है अगर मुझे पहले डेंगू हुआ है तो ऐसा मतलब ऐसा कोरोना डेंगू हुआ तो कोरोना के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनेगा। उल्टा हो सकता है, अगर मुझे कोरोना हुआ तो उसके लिए फॉल्स पॉजिटिव डेंगू का एंटीबॉडी बन सकता है। अच्छा, तो जैसे डॉक्टर, ये तो हम लोग जानते हैं जैसे डेंगू और जो कोरोना वायरस है दोनों ही अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। हाँ, पर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि डेंगू बुखार कोरोना वायरस से बचाव में एक सुरक्षा कवच बन रहा है, जो रिसर्च सामने आई है उसके हिसाब से? ये बात सच है कि जो उन्होंने स्टडी ब्राजील, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी मेनली जिसमें ब्राजील और साउथ एशियन कंट्रीज का डेटा उन्होंने लिया है, लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये एक स्टडी है। जैसे शुरू में ये जो एविडेंस आ रहे हैं कोरोना के लिए, क्योंकि सब लोग डेस्परेट है कोरोना के लिए, हम लोग को कुछ इलाज चाहिए, कुछ जिससे राहत मिले, तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो हम लोग डेटा स्टडीज निकालते हैं वो उसका पूरा कंक्लूजन या फिर ठीक से वो स्टडीज का डेटा किया है कि नहीं, ये एनालाइज नहीं हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग एक स्टडी पे विश्वास रख के ऐसा नहीं बोल सकते कि कोरोना के लिए डेंगू से प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो अगर हम लोग ने मान के भी चले कि अभी तो ये प्रूव नहीं हुआ है, मैं बार वापस वही बोल रही हूँ कि ऐसा डेफिनेट प्रोटेक्शन हम लोग को कोरोना के लिए डेंगू की वजह से मिल रहा है, ये प्रूव नहीं हुआ है। ये एक स्टडी आया है जिसमें से इनको कंक्लूजन मिला है, ऐसा हो सकता है। तो अभी जैसा टाइम जाएगा, जैसे बाकी जगह पे भी हम लोग सेम ये प्रूव कर पाए तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, कोरोना और डेंगू का कुछ रिलेशन है। अब तक ऐसा रिलेशन कुछ नहीं है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हम लोग बोल सके कि हम लोग को दूसरा कुछ नहीं होगा, ये कोरोना प्रोटेक्शन मिलेगा डेंगू से। तो इसके लिए वजह क्या हो सकती है, हम लोग को प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है डेंगू के लिए, डेंगू की वजह से कोरोना के लिए? तो दो चीजें हैं। एक तो कोरोना भी वायरस है और जो लक्षण कोरोना के वजह से होते हैं उसमें से वायरल फीवर के सेम शुरू के लक्षण बॉडी पेन डेंगू से होते हैं। तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स है एंटीबॉडी बनाने का, वो मैकेनिज्म सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैकेनिज्म जो है हम लोग को 100% प्रोटेक्शन देगा। तो हम लोग का ये जो हाइपोथेसिस है ये कि हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो क्या मतलब आप जहाँ काम करती हैं, जिस हॉस्पिटल में काम करती हैं, क्या आपने कभी आसपास ऐसे कोई केसेस देखे हैं डेंगू के पेशेंट्स और उसमें कोई ऐसी कोई लिंक बन रही हो? क्या कोई ऐसे केसेस मतलब? सर, ये केसेस हमें आए हैं जहाँ पे डेंगू भी है, डेंगू इन्फेक्शन है और कोरोना का इन्फेक्शन भी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि डेंगू के इन्फेक्शन की वजह से कोरोना हो या फिर डेंगू है कोरोना का इन्फेक्शन कम हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो हाइपोथेसिस जो हम लोग मान के चल रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा रहा है, उसके लिए हम लोग को और थोड़ा निष्कर्ष आना बाकी है। तो मैं इतना जल्दी पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं करूंगी कि कोरोना से बचाव होगा अगर आपको डेंगू हो गया तो, या फिर उल्टा जो कंक्लूजन निकालते हैं कि कोरोना का डेंगू का ऑलरेडी हम लोग के पास वैक्सीन रेडी है। तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि डेंगू का वैक्सीन ले लिया आपने तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये थोड़ा ज्यादा ही हम लोग एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करेंगे।
अभी कोरोना का वैक्सीन आने के लिए टाइम लगेगा, आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है। और उसके लिए एक्चुअली जो डेंगू का वैक्सीन भी आया था वो रिसर्च ऑलमोस्ट 5-6 साल के रिसर्च के बाद आया है, और वो भी डेंगू 100% प्रिवेंट करने वाला नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल पकड़ के हम लोग बोल सकते हैं अभी के लिए कोरोना के लिए प्रोटेक्शन सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क डालने से ही हो। देखिए, जैसा डॉक्टर कीर्ति ने कहा, याद रहे अभी ऐसा तय नहीं हुआ है, ये रिसर्च चल रही है। आपको दोहरा बचाव करना ही होगा, डेंगू से भी और कोरोना से भी। और चलिए अब आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। देश भर में सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वो क्या दिशा निर्देश हैं और कितनी वैक्सीन पर काम इस वक्त चल रहा है, पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे। कोरोना संकट के मद्देनजर देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। इस बीच भारत में विकसित हो रही कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक भारत में विकसित हो रही किसी भी वैक्सीन के मानव परीक्षण में कम से कम 50% प्रभावी होनी चाहिए। किसी भी वैक्सीन से परीक्षण के दौरान कम से कम 50% लोगों में इम्यूनिटी विकसित होनी ही चाहिए। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तय किए गए मानक अलग हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को यह सिद्ध करना होगा कि जितने लोगों को वैक्सीन दी गई है उसमें से कम आधे लोग संक्रमण से सुरक्षित हैं। वैक्सीन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अगले 1 साल तक किसी व्यक्ति में दोबारा संक्रमण ना पैदा करे। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि आदर्श रूप से वैक्सीन 70% या उसके ऊपर प्रभावी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि 50% पर भी वैक्सीन को प्रभावी माना जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 30 वैक्सीन पर अभी तक काम चल रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण के विभिन्न चरणों में है, जबकि 4 वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण से पहले ही अवस्था में है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि हमें उम्मीद है कि अगले साल तक भारत अपनी वैक्सीन विकसित कर लेगा। ये थे प्रतीक। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और अब आपको इंडिया टुडे ग्रुप के दीपू राय के पास लिए चलते हैं। दरअसल हम जब भी आंकड़ों में उलझते हैं तो दीपू जी उसे सुलझा देते हैं। दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां 60% लोग रिकवर हो चुके हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है। और इन्हीं 5 राज्यों से देश भर में 52% सक्रिय मामले हैं। इन 5 राज्यों का क्या है गणित, आइए जानते हैं दीपू राय से। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, कंसंट्रेशन रहा, क्योंकि ओवरऑल आप नंबर में देखें, टोटल नंबर में, तो ऐसा मान के चलिए कि अभी भी जैसे महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है जो केसेस के मामले हैं, लेकिन जो रिकवरी के नंबर्स आ रहे हैं वो भी ऑब्वियसली जहाँ सबसे ज्यादा नंबर है वो वहीं से आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप एक एक करके आप अगर स्टेट्स का देखें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव स्टेट है वो महाराष्ट्र है, 22% केसेस हैं टोटल इंडिया के, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है, और उत्तर प्रदेश भी उसमें इंटर किया है, करीब 10% के आसपास टोटल इंडिया केसेस ये है 5 स्टेट।
अब इसमें क्योर्ड होने वाले जो स्टेट हैं सबसे ज्यादा, जो जिनको रिकवरी बोलते हैं आप, या ठीक होना जिसको बोलते हैं, उसमें 20% भी ऑब्वियसली महाराष्ट्र के हैं ये लोग। और उसके बाद जो नंबर है करीब 12% के आसपास, यानी कि देखा जाए तो करीब 5,51,000 से ऊपर केसेस, 5,51,881 वो आंध्र प्रदेश से हैं जो क्योर्ड हुए हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और क्योंकि टोटल इंडिया का क्योर्ड रेशियो देखिए तो काफी ज्यादा है। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो टोटल केसेस हैं इंडिया वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा यूएस में है। और क्योर्ड जो हुए हैं जो लोग, उसमें करीब 19%, बल्कि आप 20% कर सकते हैं, 20% अकेले इंडिया से हैं और 18-19% वो यूएसए से है, जहाँ सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो वर्ल्ड वाइड भी आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस हैं टोटल वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज्यादा लोग वो है इंडिया से आ गए हैं। उसका रेशियो हो गया है 20% के आसपास। तो स्टेट में भी तकरीबन वही हालत है। यूएस सेकेंड पे चला गया है टोटल क्योर्ड होने वाले का जो रेशियो है वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ। और उसमें करीब आप देख सकते हैं कि 44 लाख लोग इंडिया में जो क्योर्ड हुए हैं टोटल, उसमें सबसे ज्यादा क्योर्ड और देखिए तो आपको जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद फिर तमिलनाडु है और कर्नाटका, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। क्योर्ड होने वाले में भी 6% के आसपास उत्तर प्रदेश है, यानी कि 2,89,000 लोग आसपास उत्तर प्रदेश में क्योर्ड हुए हैं, और 4 लाख के आसपास कर्नाटका में, और 4,91,000 के आसपास तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्योर्ड हुए हैं। तो ये जो सरकार बताती है बात, वो आमतौर पर घूम फिर करके वही होता है जहाँ सबसे ज्यादा टोटल केसेस कॉन्सेंट्रेट होते हैं। लेकिन बात वहां तक की नहीं है। बात यह है कि इन स्टेट्स में तो जो टोटल नंबर है उनका शेयर सबसे ज्यादा है इन 5 स्टेट्स में, और एक्टिव केसेस भी ऑलमोस्ट तकरीबन यहीं पे ज्यादा है। शायद एक्टिव केसेस भी आप अगर देखें तो 28% के आसपास महाराष्ट्र में है और 8% के आसपास आंध्र प्रदेश में। ऑलमोस्ट वही रेशियो है जो बाकी एक्टिव केसेस में, क्योर्ड केसेस में और टोटल केसेस में, वो सभी उसी 5 स्टेट में दिख रहे हैं। लेकिन ये टोटल जो है ये 47% के आसपास ये 5 स्टेट टोटल जो क्योर्ड या एक्टिव और टोटल केसेस को मिला करके आप देखिए अगर, तो ये केवल 5 स्टेट में है। 47% देश के टोटल जितने केसेस बनते हैं। लेकिन बाकी जो 43.7% वो अदर स्टेट से हैं। अब उसमें ट्रेंड अगर आपको देखना है अगर, तो ये भी देखेंगे हम कि सबसे ज्यादा डेथ कहाँ पे हुई, क्योंकि हमें बचाना है लोगों को। ठीक हुए वो लोग तो ठीक हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेथ कितने लोगों की होती जा रही है जो लगातार, वो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। 35% महाराष्ट्र में है, आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, करीब 10% के आसपास, 8,871 लोग उसमें मारे गए हैं कोविड के चलते। और उसके बाद कर्नाटक है करीब 9% के आसपास, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है 5,135। तो ये जो रेशियो है ऑलमोस्ट डेथ्स में भी देख लीजिए इस तरह बरकरार है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये केसेस जो हमको पता चल रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके शेयर सबसे ज्यादा इन्हीं 5 स्टेट्स का है। चाहे क्योर्ड ले लीजिए, चाहे टोटल ले लीजिए, चाहे एक्टिव ले लीजिए या डेथ्स ले लीजिए। ये जो 4 पैरामीटर हैं आपके कोरोना के इंटेंसिटी को या कोरोना के डेवलपमेंट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इन चारों कंडीशंस में सब 5 स्टेट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी स्टेट जैसे डेथ का लीजिए तो केवल 32% अदर स्टेट्स में। जी, और अब तो एक नया चीज भी आ रही है कि वापस से उत्तर भारत के जितने भी ये राज्य हैं, चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली में भी एक बार फिर से तेजी हो रही है। उड़ीसा को अगर देखा जाए तो वहाँ भी एकदम से केसेस बढ़ गए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि क्या आपको लगता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो उस वजह से थोड़ा सा मौसम के बदलाव की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या क्या एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ? देखिए, ये बात तो आप हो चुकी है कि कोई वेदर से इसका फिलहाल लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि वेदर इसको और ट्रबल में डाल सकता है,
लेकिन जैसे आ रही थी कि गर्मी आने से खत्म होगा, वो गर्मी आने से ही शुरू हो गया हमारे यहाँ। तो वेदर से इम्पैक्ट जरूर इस तरह का पड़ेगा कि ऑलरेडी जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो ठीक जल्दी शायद ना हो, या इसके फैलने की गति थोड़ी सी बढ़ जाए, या जिस तरह से लोग ज्यादा एक ही जगह कंफाइंड एरिया में रहते हैं, घरों में बंद रहते हैं ठंड बढ़ने के साथ साथ, तो उससे हो सकता है कि इन्फेक्शन के रेट्स में डिफरेंट। लेकिन कोई डायरेक्टली इस तरह का वेदर से इसका कोई अभी लेना देना सामने नहीं आया साइंटिफिकली, ये जरूर है। लेकिन आप सही बता रहे हैं कि जैसे आप स्टेट्स में नए स्टेट जो आ रहे हैं उसमें शामिल होते जा रहे हैं लगातार कई स्टेट, और जो 55,62,000 केसेस हैं उसमें अभी भी, लेकिन वो 4-5, दिल्ली 7वें 6ठे पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश से नीचे चली गई है दिल्ली, जो कि एक समय सेकेंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, आपको याद होगा जब हम लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो, कि आंध्र प्रदेश फिर अब उसमें दूसरे पोजीशन पर आ चुका है। तो केसेस तो लगातार अब बढ़ रहे हैं। अब ये है कि जैसे आज 75,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब सवाल है कि आपके रिपोर्टिंग पैटर्न को भी हमें ऑब्जर्व करना होगा कि जनरली वीकेंड के बाद टेस्टिंग भी कम होती है। 95,000 के आसपास की अगर टेस्टिंग होती है तो ये 95 लाख के अराउंड, टोटल 6 करोड़ के आसपास आप टेस्टिंग कर चुके हैं। तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट किस लेवल पर टेस्टिंग का अपना रहा है। तो वो ज्यादा एक बड़ा चीज होगा जो देखने लायक होगा। आप अगर स्टेट टेस्टिंग की भी बात करें तो आप देखेंगे कि 20 सितंबर को करीब 7,31,000 टेस्ट हुए थे जी। और अभी 21 सितंबर को जो लेटेस्ट आया उसमें 9,33,000। लेकिन ठीक इससे पहले जो 19 सितंबर था, 19 सितंबर को करीब जो टेस्ट हुए थे वो करीब 1,20,00,000 हुए थे। तो ये फ्लक्चुएशन भी कई बार वर्क करता है और स्टेट वाइज मैटर करता है कि कौन सा स्टेट किस लेवल पर टेस्टिंग कर रहा है। और जहां तक नंबर ऑफ केसेस के रुकने की बात है तो थोड़ा सा कम जरूर हुआ कि जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है करीब 75,083 केस 22 सितंबर की ये रिपोर्ट जो है वो आ रही है, उसमें काफी कम दिख रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो सबसे रिकॉर्ड लेवल पर 17 सितंबर को था करीब 97,894, यानी कि 1 लाख के आंकड़े को पार करते करते रह जा रहा है बार बार। तो उसका एक रीजन अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी 75,000 के आसपास आ गया है, जो कि ऑलमोस्ट आपके 7 सितंबर के बराबर है। 7 सितंबर के को जितने आए थे एक तरह से 75,000 के आसपास केसेस, उसके बराबर चला गया है। तो एक पॉजिटिव लिया जा सकता है क्योंकि रिपोर्टिंग नंबर है, लेकिन अचानक अगले दिन एक्यूमुलेट होकर बढ़ जाता है। तो ये जो डावाडोल स्थिति होती है वो खतरनाक है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला कोरोना वॉरियर की जो अपने शहर से 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे में अपनी सेवाएं दे रही हैं। नाम है इनका सपना वर्मा। हॉस्पिटल में काम करती हैं, हेल्थ वर्कर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से। सुनिए ये खास बातचीत। तो आप अपने शहर से 60 किलोमीटर दूर रोज अप डाउन कर रही हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, परिवार है। फिर ऐसे में आप अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रही हैं? कैसे आप सेफ रहती हैं? देखिए प्रतीक जी, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो ऊपर वाला बैठा है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। वैसे तो मेरा मानना है कि गॉड लव्स मी और मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मेरे स्टाफ को भी कुछ नहीं होने देंगे। बट फिर भी हम काफ़ी प्रिकॉशंस रखते हैं। लाइक हर एक पेशेंट को पॉजिटिव मानकर ही ट्रीट करते हैं, चाहे उसका स्टेटस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्योंकि कोविड वार्ड में एडमिटेड पेशेंट का तो श्योर होता है कि वो पॉजिटिव है, बट जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनके बारे में तो ओनली गॉड नोस कि उनका क्या स्टेटस है। सो हम उन्हें अटेंड करने में भी वही सारे प्रिकॉशंस रखते हैं जो एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ रखने चाहिए। सेकेंड थिंग, हम लोग हॉस्पिटल में डेली पीपीई तो नहीं पहन सकते हैं, बट अदर देन पीपीई हर चीज़ वेयर करते हैं, लाइक ग्लव्स, मास्क, कैप, एवरीथिंग हम लोग वेयर कर रहे हैं। और अगर हमने किसी वजह से ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं तो हम बार बार जाके हैंड वॉश करते हैं।
पेशेंट को छूने से पहले हैंड वॉश करते हैं, पेशेंट को टच करने के बाद हैंड वॉश करते हैं, और इन बिटवीन अगर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे हैं तो भी हम कुछ टाइम के बाद जाके हैंड वॉश कर लेते हैं, और इन्हीं प्रिकॉशंस की वजह से हम अभी तक सेफ हैं, और हम उस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं ईश्वर का। तो आप चूँकि अप डाउन कर रही हैं, आपकी छोटी बेटी भी है, ऊपर से आप कोविड में जो नर्स इंचार्ज है, तो इतना काम और परिवार दोनों आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, बेटी को लेकर मैं इस पैंडेमिक में काफ़ी परेशान रही, क्योंकि वो सिर्फ अभी 2.5 साल की है और वो इतना भी नहीं समझती है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। मैं जैसे ही ड्यूटी से घर जाती थी वो दौड़ कर आती है और मुझसे लिपट जाती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं खुद भी इन्फेक्टेड हो सकती हूँ, मैं कैसे उसे दूर करूँ। पैंडेमिक का मुझे इतना ज़्यादा फोबिया हो गया था एक टाइम पर कि मुझे सपने में भी वही सब दिखने लगा था। मुझे सपने भी ऐसे ही आने लगे थे कि मैं इन्फेक्टेड हो गई हूँ, और घर जाकर मैंने अपनी बेटी को भी इन्फेक्टेड कर दिया। कुछ टाइम में बहुत स्ट्रेस में भी रही इसी वजह से। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी बेटी के साथ नहीं रहूँगी, और तभी से फिर मैं एक रूम लेकर अलग से रह रही हूँ, और बेटी अपने पापा के साथ रहती है। और वैसे मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। वो काफ़ी अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तो अस्पताल में इन दिनों आप कैसा माहौल देख रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं वहाँ? देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल के माहौल की बात है, तो हॉस्पिटल का माहौल तो आजकल बहुत अलग सा बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा है। पेशेंट हमें शक की निगाहों से देखते हैं और हम पेशेंट को शक की निगाहों से देखते हैं। उन्हें लगता है कहीं हम पॉजिटिव तो नहीं, और हमें लगता है कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं। और सेकंड थिंग, अभी कफ कोल्ड फीवर की कंप्लेन को लेके क्राउड ज़्यादा है। दूसरे पेशेंट्स का क्राउड अभी काफ़ी कम सा हो गया है। और साथ ही साथ हम भी लोगों को यही एजुकेट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप घरों में ही रहें। हॉस्पिटल में तभी आएँ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ घर में ही रहें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने काम के दौरान कभी किसी भी तरह का कोई तनाव महसूस किया है? और अगर ऐसा है तो आपने उसे किस तरह से निपटा है? देखिए, जहाँ तक तनाव की बात है, तो मैंने अपने 7 ईयर की जॉब में ड्यूटीज़ को लेकर कभी तनाव महसूस नहीं किया होगा। और स्टिल इस पैंडेमिक में भी ड्यूटी को लेकर मुझे कभी कोई स्ट्रेस नहीं आया। बट जब मैं अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करती हूँ और वो मुझसे पूछती है कि मामा आप कहाँ चली गई हो और आप कब आओगी, तब मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेडिकल फील्ड में आकर। उस वक्त मुझे लगता है कि काश मैं किसी और फील्ड में होती तो अभी इस लॉकडाउन में घर पर रहकर अपनी बच्ची के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती। फिर कुछ टाइम स्ट्रेस रहता है, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर सोचती हूँ कुछ अच्छे दिनों के साथ साथ बुरे दिनों को भी एंजॉय कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी ये दिन भी गुजर जाएंगे और फिर हम सबके चेहरे फिर से मुस्कुराएंगे। और ये कोरोना है ही क्या यार, वी शैल डाइजेस्ट कोरोना। और फिर मेरा तो मानना ये है कि जो अमीर होते हैं वो तो सेवाएं खरीद लेते हैं, बट उन गरीबों का क्या। सो मुझे खुशी है कि मैं इन गरीबों के बीच रहकर काम कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैं इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनके बीच काम कर रही हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को। और मुझे लगता है हर उस इंसान को खुश होना चाहिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा है। सपना को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा शुक्रिया। अब थोड़ा सख्त वक्त आ गया है, यानी जाने का वक्त आ गया है, पर आपको एक मजेदार बात बताकर ही आज जाने दूंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को मालूम है आपको किस नाम से बुलाते हैं? गैस कीजिए। मैं बताती हूँ। वो उसे चाइना वायरस कहते हैं। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो इसे कोरोना नहीं बुलाएंगे,
क्योंकि इटली में एक बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम है कोरोना। इसका नाम उससे इतना मिलता है, इसलिए वो इस नाम को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो इसे चाइना वायरस ही बुलाते हैं। खैर, उनकी इच्छा, वो जो चाहे बुलाएं। हमको बस एक काम करना है, हमें तो मास्क लगा कर रखना है। घर से जब भी बाहर निकलना है मास्क लगाना है, और घर जब भी लौटना है हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।